नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आए हैं, राजस्थान करंट जीके 2025 फरवरी माह का। ये ध्यान रखना भी कौन सा महीने से शुरू कर रहे हैं, अपने फरवरी महीने से हर मंथ की करंट जीके जो क्रोनोलॉजी आपकी आती है उसमें से मैंने राजस्थान जीके को छांटा है और वही लगातार क्लास आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये ध्यान रखना। करंट जीके सभी के लिए जरूरी है, आपको पता है। और जितने भी 10-12 पेज उसमें दे रखे हैं उनमें से मैंने छांट कर 4 पेज का लगभग करंट जीके बनाया है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, आप इनको ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सेकंड ग्रेड के अंदर ओनली राजस्थान करंट जीके ही आएगा, न कि भारत या विश्व का करंट जीके नहीं आएगा। ये ध्यान रखें भी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी। बाकी भी ध्यान रखें, सब सारे का सारा जीके आपने पढ़ना है। करंट जीके जैसे पटवार भर्ती अभी आ रही है, परीक्षा नज़दीक है, वीडियो एग्जाम है या 4th ग्रेड है, सभी में करंट जीके अनिवार्य है। 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे और लगभग ये वीडियो आप देख लोगे तो इसी में से लगभग बेड़ा पार हो जाएगा आपका। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, ये ध्यान रखना। करंट जीके वाले अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि उन सभी को लाभ हो सके। तो चलो अपने शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या कह रहा है, देखो गणतंत्र दिवस समारोह। ये 26 जनवरी यानी कि कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह था, 76वां था। ये ध्यान रखना भाई, गणतंत्र दिवस समारोह पूछ लेते हैं कि कौन सा था, 76वां था। और कहां पर मनाया गया था ये भी ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर मनाया गया था भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 76वां गणतंत्रता दिवस समारोह कहां पर मनाया गया था, उदयपुर के अंदर मनाया गया था। और 10 वर्ष बाद यहां इसका आयोजन किया गया था गणतंत्र दिवस का भाई, ठीक है ना। कितने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद। और यहां पर तिरंगा किसने फहराया था ये भी ध्यान रखना, राज्यपाल ने फहराया था भाई, हरिभाऊ बागड़े ने। यह ध्यान रखना, यहां गणतंत्र दिवस जो उदयपुर में हुआ था 76वां, वहां पर तिरंगा राष्ट्र ध्वज तिरंगा किसने फहराया था, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। यह ध्यान रखना, राज्यपाल ने फहराया था भाई। और यहां पर मुख्य अतिथि कौन आए थे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। मुख्य अतिथि कौन आए थे 76वें गणतंत्र दिवस पर, मुख्य अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया के थे भी, राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के। कौन थे, प्रबोवो सुबियांतो। ये नाम याद रखना भी, इंडोनेशिया याद रह जाएगा तो ये भी याद रह जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। मुख्य अतिथि कौन थे 76वें गणतंत्र दिवस पर, इंडोनेशिया के थे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ये याद रखना। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किसे किया गया था, अभी 2025 में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित मेजर जनरल सुरेश बाबू को किया गया अभी। ये ध्यान रखना, मेजर जनरल सुरेश बाबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं सुरेश बाबू, ये भी पूछा जा सकता है। ये कहाँ के हैं, कुलडिया वाली ढाणी चक 21 ML श्रीगंगानगर के हैं अभी ये ध्यान रखना। मेजर जनरल सुरेश बाबू कहाँ के हैं, 21 ML श्रीगंगानगर के हैं, युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हुए हैं जो। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपना, राजस्थान की 3 बड़ी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया अभी 2025। पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया है 2025 का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 हस्तियों को दिया गया, ये भी ध्यान रखना। कितनी हस्तियों को, 3 को। कब दिया गया है, 28 अप्रैल 2025 को। ये भी ध्यान रखना, 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने दिया है, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू ने। ये भी ध्यान रखना किस किस को दिया है, राजस्थान की 3 हस्तियां कौन कौन सी थी, उनके नाम देख लो और वो कहाँ की थी और किस क्षेत्र में थी, ये ध्यान रखना। ये पूछता है एग्जाम में लगभग। पहले तो कौन था, शीन काफ निज़ाम, ये नाम याद रखना, शीन काफ निज़ाम, या फिर इनको शिव किशन बिस्सा भी कहते हैं भी, ये भी नाम याद रख लेना। इनके 2 नाम हैं, शीन काफ निज़ाम या फिर एग्जाम में शिव किशन बिस्सा भी आ सकता है। ये जोधपुर की निवासी है और शिक्षा व साहित्य के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान 2025 दिया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, राजस्थान की है, राजस्थान की जोधपुर की निवासी है, जिन्हें शिक्षा व साहित्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आगे नेक्स्ट दूसरे नंबर पे किसे दिया गया है, बतूल बेगम को। ये क्या है, जयपुर की निवासी है बतूल बेगम। ये भी ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है, कला मांड व भजन गायन के लिए दिया गया अभी, ठीक है ना। भजन गायन के लिए मुख्य तौर पे बतूल बेगम को, ये जयपुर की है, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भगवान श्री राम के भजन गाती थी भी,
ये भी ध्यान रखना, भगवान श्री राम के भजन गाती है। और ये भी ध्यान रखना एक बात और इसमें लिखी नहीं है मैंने, ओलंपिक में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था, वहाँ पे भी भजन गाया था इन्होंने। और कान महोत्सव में भी भाग लिया था भी इन्होंने, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कान महोत्सव में भी भाग लिया था इन्होंने, भगवान श्री राम के भजन गाती है, ठीक है। और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2022 भी दिया गया है, ये भी याद रख लेना। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बतूल बेगम को, जो जयपुर की निवासी है, ठीक है। आगे तीसरे नंबर पे पद्मश्री किसे दिया गया है? बैजनाथ जी महाराज को दिया गया है। ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के निवासी है। अध्यात्मवाद के लिए दिया गया इन्हें भी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए बैजनाथ जी महाराज को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। तीनों नाम, शीन काफ निज़ाम पहला नाम, या शिव किशन बिस्सा दूसरा है, बतूल बेगम तीसरा है, बैजनाथ जी महाराज, तीनों को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखो, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को लाभ हो सके इस वीडियो का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर किया करें और हमें कमेंट में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अवार्ड 2024 किसे मिला था? यानी कि मिला तो 2025 है परंतु अर्जुन अवार्ड 2024 था ये, ठीक है ना। मिला कब है? 17 जनवरी 2025 को मिला था ये अर्जुन अवार्ड 2024 जो था वो किसे मिला था? मोना अग्रवाल को। किसे मिला है? मोना अग्रवाल जो सीकर की खिलाड़ी है एक। मोना अग्रवाल का संबंध कौन से जिले से है? ये पूछ सकता है आपसे सीधा डायरेक्ट प्रश्न, तो सीकर जिले की है। या फिर ऐसे पूछेगा कि अर्जुन अवार्ड 2024 किसे मिला है? मोना अग्रवाल को। कब मिला है? 17 जनवरी 2025 को, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि पेरिस पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल, ये भी ध्यान रखना, मोना अग्रवाल का संबंध कौन से खेल से है? एयर राइफल से है भी, ठीक है ना। पैरालंपिक खिलाड़ी है ये, ठीक है ना। SH1 ये भी ध्यान रखना है। इसका इवेंट में 228.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता था इन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स 10 मीटर एयर राइफल्स में। SH1 श्रेणी है ये श्रेणी याद रख लेना भाई। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि मोना अग्रवाल कौन सी श्रेणी से एयर राइफल में भाग लेती है? SH1 श्रेणी है, ठीक है ना। पॉइंट कितने थे? 228.7 और पदक कौन सा मिला था पैरालंपिक्स में? कांस्य पदक, ठीक है। सीकर की निवासी है ये ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड। आगे नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो पहले भी मैंने बता चुका है, एक पद्मश्री वाला और एक ये आ गया अभी कि राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है अभी। राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। नंबर 1 कौन है? चंद्रशेखर शर्मा। नंबर 2 प्रमील कुमार माथुर। नंबर 3 चंद्र प्रकाश श्रीमाली। ये ध्यान रखना, 3 नए राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे लिख रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने न्याय के अधिकारी कोटे से, कौन से कोटे से इन्हें लगाया गया है? न्याय के अधिकारी कोटे से लगाया गया अभी, ठीक है ना। राष्ट्रपति ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति ने इन्हें न्याय के अधिकारी कोटे से लगाया है राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश, ठीक है ना। इन्हें शपथ किसने दिलाई थी? ये भी ध्यान रखना, इन तीनों न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाई थी? मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने इन्हें न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी भी। कब दिलाई थी? 27 जनवरी 2025 को, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? ये सभी को पता है, जोधपुर में है। और राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब तक यानी कि फरवरी तक कितनी हो चुकी है? 33। और स्वीकृत संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए? वो है 50, यानी कि टोटल होने चाहिए 50 और अब तक कितनी हो चुकी है? 33, ठीक है ना। ये फरवरी का करंट जीके है। आगे मार्च का आएगा, फिर अप्रैल, ठीक है ना। इस प्रकार से आता रहेगा। आगे सितंबर तक करंट जीके करवाएंगे ताकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में लगभग राजस्थान करंट जीके ही आना है ओनली, और कोई भी करंट जीके नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ना भारत का ना विश्व का। और बाकी प्रतियोगिता में तो आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? युवा महोत्सव। देखो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि युवा महोत्सव कब मनाया गया? देखो, युवा महोत्सव कार्यक्रम जो 8 से 12 जनवरी, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है सभी को कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये ध्यान रखना, अब की बार 100% पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह युवा महोत्सव कार्यक्रम
कब तक चला था? 8 से 12 जनवरी 2025 तक चला था ये, ठीक है। और कहाँ पर मनाया गया था युवा महोत्सव कार्यक्रम? जयपुर में। ये ध्यान रखना भी, युवा महोत्सव कार्यक्रम कहाँ पर मनाया गया था? जयपुर में। और इसकी थीम क्या थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युवा महोत्सव कार्यक्रम की थीम क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ठीक है ना, ये थीम है इसकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। युवा महोत्सव कार्यक्रम की थीम है जो जयपुर में मनाया गया था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको पता ही है 12 जनवरी, तो इसी हिसाब से याद रख लेना कि जनवरी में ही युवा महोत्सव कार्यक्रम रखा गया था। इसमें 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कितने युवाओं को? 11 युवाओं को, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, गेम से संबंधित आ गया फिर कि सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता कौन सी है? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता है ये, ठीक है। कब हुई थी? 4 से 6 जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी ये सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। इसके अंदर क्या हुआ कि राजस्थान ने ओवरऑल ट्रॉफी जीत ली थी, ठीक है ना। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में किसने ट्रॉफी जीती थी भी? ये ध्यान रखना, राजस्थान ने, ठीक है। 2 गोल्ड मेडल और 1 रजत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यानी कि सिल्वर मेडल, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ राजस्थान ओवरऑल ट्रॉफी जीत चुका था राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में सीनियर की। और गुजरात इसमें उप विजेता रहा था, ये ध्यान रख लेना भी, ठीक है। आगे देखो, इसमें स्वर्ण पदक देखो 2 थे ना अपने राजस्थान के 2 स्वर्ण पदक थे। तो स्वर्ण पदक किस किस ने जीते थे? स्वर्ण पदकों की बात कर लें, मोनिका चौधरी ने जीता था एक तो स्वर्ण पदक भी सीनियर जूडो प्रतियोगिता में। कितने किलोग्राम भार में? 48 किलोग्राम भार में मोनिका चौधरी ने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है ना। और किसे हराया था? अस्मिता डे को हराया था भी इन्होंने, ठीक है। और दूसरा गोल्ड मेडल राजस्थान के ही आकाश ने जीता था 81 किलोग्राम वर्ग में, और विशाल को हराया था इन्होंने। और रजत जीता था राजस्थान के हिमांशु चौधरी ने 60 किलोग्राम भार में। कितना था ये? वेट पूछा जाता है कई बार कि रजत पदक किसने जीता था जूडो प्रतियोगिता में? हिमांशु चौधरी ने, ठीक है ना। इन्होंने सिद्धार्थ रावत को हराया था, ठीक है। सिद्धार्थ रावत से हार गए थे, इसलिए इन्हें रजत से संतोष करना पड़ा था। सिद्धार्थ रावत जीत गए थे, ठीक है ना, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और राजस्थान का रजत पदक पक्का हो गया था हिमांशु चौधरी द्वारा 60 किलोग्राम भार वर्ग में। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, सुपोषित मां अभियान, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है भी, आपने पढ़ा होगा लगभग। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 3 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था अभी तीसरा चरण, ठीक है ना। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2025। और कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ से? कोटा बूंदी से, ये ध्यान रख लेना बस। सुपोषित मां अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? तीसरा चरण कोटा बूंदी से। और कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2025 को। सुपोषित मां अभियान का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, ये भी बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि सुपोषित मां अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब व वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण देना व स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना भी, ये याद रख लेना आप। सुपोषित मां अभियान का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि गरीब व वंचित वर्ग, जितने भी गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाएं हैं, उनको उचित पोषण देना और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है सुपोषित मां अभियान का। वैसे सुपोषित मां अभियान की अगर शुभारंभ की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष आपको पता ही है ओम बिरला ने 2020 में शुरुआत की थी इसकी भी, सुपोषित मां अभियान की, ठीक है ना। ये तीसरे चरण के भी शुभारंभ लगभग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही किया था इसका भी शुभारंभ, ठीक है ना, तीसरे चरण का भी। अगर आपसे सीधा पूछ ले कि सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, तो वो किया गया था 2020 में, ठीक है। अगर तीसरे चरण की बात करें तो वो 3 जनवरी 2025 को कहां से किया गया? कोटा और बूंदी से। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया आगे भी कि राजस्थान में महिला पुलिस बटालियन बनने जा रही है अभी 3 नई महिला पुलिस बटालियन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महिला पुलिस बटालियन कौन कौन से जिले में बनने जा रही है और उनका नाम क्या है? देखो, महिला पुलिस बटालियन कहाँ कहाँ बनने जा रही है? 3 सीकर में, अलवर में और बाड़मेर में 3 महिला पुलिस बटालियन बनने जा रही है। जो सीकर में होगी उसका नाम क्या होगा? पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन। अलवर में जो होगी उसका नाम होगा कालीबाई महिला पुलिस बटालियन। और बाड़मेर में जो होगी उसका नाम होगा अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। ये ध्यान रख लेना भी, तीनों की तीनों महिला पुलिस बटालियन एग्जाम में 100% आएगा। पटवारी वीडियो या जो भी एग्जाम आपके अभी नेक्स्ट है उन सभी भर्ती परीक्षा में ये 100% प्रश्न छपने वाला है कि महिला पुलिस बटालियन कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं।
सिक्कर, अलवर, बाड़मेर, और इनके नाम याद रख लेना भाई, ठीक है। और राज्य की पहली महिला बटालियन जो थी वो हाड़ी रानी थी भी, ठीक है ना। पहली महिला बटालियन राज्य की, राजस्थान की जो पहली महिला बटालियन खोली गई थी वो किस नाम से थी? हाड़ी रानी के नाम से थी। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ था इसका? अजमेर में, ठीक है ना। अब तक राजस्थान में महिला बटालियन की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 4। अगर महिला बटालियन की बात करें तो कुल बटालियन तो 21 है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कुल बटालियन की बात करें तो 21 है। इससे पहले 18 थी भी, ठीक है ना। तो 3 नई बन गई, आपको पता है 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गए, ठीक है। तो 21 बटालियन तो कुल है, इससे पहले 18 थी और 3 नई बन गई, ठीक है। महिला बटालियन की अगर बात करें तो 4 है, 3 नई बनी और एक पहले से थी हाड़ी रानी जिसका मुख्यालय अजमेर में था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कौन सी थी? ये याद रख लेना पहली बात तो। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कौन सी थी? 69वीं थी, ठीक है ना। 69वीं थी। कौन सी थी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप? 69वीं थी, ये याद रख लेना। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था भी। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के जो 69वीं थी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में। और कब किया गया था? 7 से 13 जनवरी 2025 को, जनवरी में किया गया था भाई, ठीक है। नेशनल वॉलीबॉल का आयोजन 69वीं का जयपुर में किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग में केरल जीता था भाई, ये ध्यान रखना। पुरुष वर्ग में केरल जीता था और सर्विसेज हारा था, ये ध्यान रखना। हारा कौन था और जीता कौन था, बस इतना याद रख लेना। पुरुष वर्ग के अंदर केरल जीत गया था और महिला वर्ग में रेलवे जीता था भी, केरल हार गया था, ये ध्यान रख लेना। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आपने इतना याद रखना है कि कौन सी है, 69वीं है और कहाँ पर हुई थी ये याद रख लेना, बस इतना। जयपुर में हुई थी ये। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो कि राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगी, ठीक है ना। राजस्थान जूनियर की बात कर रहे हैं ना कि सीनियर की, ये याद रख लेना। गेम संबंधित प्रश्न 100% आएगा आपके, ठीक है ना। राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी कौन सी थी प्रतियोगिता? 50वीं थी ये प्रतियोगिता, ठीक है ना। आगे देखो इसमें ये कहाँ पे हुई थी ये याद रख लेना पहले तो। राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी, ठीक है ना, ये कहाँ पे हुई थी? हरिद्वार में हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सी थी? 50वीं थी, ठीक है। इसमें पुरुष वर्ग में क्या हुआ? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ने ही कांस्य पदक जीता था भाई, ठीक है ना। राजस्थान के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग ने राजस्थान जीता था इसके अंदर जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगी में। पुरुष और महिला दोनों ने ही कांस्य पदक जीता था। पुरुष वर्ग ने उत्तराखंड से हार गया था भी पुरुष वर्ग, तभी तो इसे कांस्य पदक मिला था, ठीक है ना। और महिला वर्ग किससे हारी थी? हरियाणा से हार गई थी। पुरुष जो थे अपने राजस्थान के वो उत्तराखंड से हार गए थे और कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था उन्हें। और महिला वर्ग जो थी वो हरियाणा से हार गई थी भी, ठीक है, इसलिए कांस्य पदक मिला था। अब ऐसे पूछ लेते हैं कि राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगी में पुरुष वर्ग को कौन सा मेडल मिला था? ये ध्यान रखना, कांस्य पदक मिला था, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। करंट जीके की क्लास ऐसे ही हम लेके आते रहेंगे। क्रोनोलॉजी के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे इसमें लेके आए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहा है। और परीक्षा में 100% इन्हीं से ही प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जो नोट करने वाला प्रश्न है वो नोट करते रहना और बाकी लगभग इसी वीडियो को पढ़ लेना। लगभग आधे घंटे की वीडियो है ये, 4 पेज है मोमन, ये ध्यान रखना। कहाँ क्रोनोलॉजी आप 15-20 पेज पढ़ोगे, इसके 4 पेज ही पढ़ लेना, पूरा निचोड़ है क्रोनोलॉजी का राजस्थान, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बीएपी, ठीक है, को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है अभी बीएपी को। बीएपी का मतलब क्या होता है? भारत आदिवासी पार्टी, इसको भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। निर्वाचन आयोग ने इसे आदिवासी पार्टी, जो भारत आदिवासी पार्टी थी उसे निर्वाचन आयोग ने राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि बीजेपी और कांग्रेस, इनके बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है अभी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर पूछे तो कौन सी है? भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी, ठीक है ना। राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। राज्य पार्टी का दर्जा किसे मिला है? बीएपी को, भारत आदिवासी पार्टी को, ठीक है ना। अब बीएपी में आप एक बात ध्यान रख लेना, इसके अंदर 1 सांसद और 4 ही विधायक होंगे एक बार।
ठीक है ना। अभी इसे बनाया गया, राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है भारत आदिवासी पार्टी को। इसके अंदर एक सांसद और 4 विधायक होंगे, ठीक है ना। एक सांसद जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से है, लोकसभा सीट से राजकुमार रोत, ये नाम याद रख लेना भाई, ठीक है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कौन है सांसद? राजकुमार रोत। और 4 विधायक कौन कौन है वो नाम याद रख लेना। अनिल कटारा 84 से है ये, ठीक है। उमेश डामोर आसपुर से है, और थावरचंद डामोर दरियावाद से है, और जयकृष्ण पटेल बागीदोरा से है। ये 4 विधायक और एक सांसद है बीएपी में, ठीक है ना, भारत आदिवासी पार्टी में, जिसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है कि सीनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है ना, सीनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप कौन सी है? ये 43वीं है। एक बात तो ये याद रख लेना, इसमें 2 चीज ली है मैंने साथ की साथ ही, ताकि एक ही प्रश्न में आपको आपका समय बचेगा और शॉर्ट में समझ आ जाएगा। देखो सीनियर और जूनियर दोनों ले ली मैंने, ठीक है। कौन सी थी ये इवेंट? 43वां था दोनों ही, सीनियर और जूनियर। अगर आपसे पूछ ले कि सीनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप कौन सी थी? 43वीं। अगर जूनियर पूछ ले जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप कौन सी है? 43वीं, ठीक है। अगर सीनियर की बात करें तो वो पूरी उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, और जूनियर हुई थी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सीनियर में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था भाई, सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में, ठीक है ना। इससे पहले इसने राजस्थान ने स्वर्ण मेडल यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक, ठीक है ना। अब की बात करें कि सीनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप 43वीं में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है भाई, ठीक है। अगर जूनियर की बात करें तो राजस्थान की गर्ल्स ने रजत पदक जीता है, ये ध्यान रखना। इसमें गर्ल्स और बॉयज 2 थे भी जूनियर में, ठीक है ना। अंडर 19 यानी कि जूनियर में अंडर 19 आती है भी, ठीक है। इसमें राजस्थान की गर्ल्स ने रजत पदक जीता था और पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। जूनियर की बात करें, ये पश्चिम बंगाल में हुई थी भी, जूनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप। एक में मैंने बता दिया नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल का, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोस्ट व्यक्ति आगे यहां पे देखो पॉइंट क्या कह रहा है। विक्रम सिंह राठौड़, विक्रम सिंह राठौड़ के बारे में बात सुन लो ध्यान से। विक्रम सिंह राठौड़ का संबंध, पहली बात तो कौन से जिले से है? ये बाड़मेर के निवासी है विक्रम सिंह राठौड़, ठीक है ना। इन्हें घुमंत परिवारों के लिए मुहिम चलाने पर, यानी कि एक घुमंत परिवारों के लिए मुहिम चलाई गई थी, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भी। घुमंत परिवारों के लिए एक मुहिम चलाई थी, यानी कि अभियान चलाया था घुमंत परिवारों के लिए, उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे? विक्रम सिंह राठौड़ को। कहाँ का है विक्रम सिंह राठौड़? बाड़मेर का निवासी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनीषा चाहर, मनीषा चाहर, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच बनाया गया इसे, मनीषा चाहर को राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच बनाया गया अभी। जो 38वीं बॉक्सिंग चैंपियनशिप 31 जनवरी से 7 फरवरी 2025 उत्तराखंड में हुई थी, ठीक है ना, उसका मुख्य कोच किसे बनाया गया था? मनीषा चाहर को। ये ध्यान रख लेना, राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच कौन है? मनीषा चाहर। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए भी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा प्रश्न अच्छा लगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा था इसमें से, ये भी बताना है आपने। और पूरी वीडियो के बारे में बताना है भी, वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपकी डिमांड पर ही हम करंट जीके क्लास लेके आए हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी की, सेकंड ग्रेड जीके, एक बार करंट जीके कर लो, फिर राजस्थान या भारत जो भी आप जीके कहोगे वो ही करवाएंगे आपको, ठीक है। सेकंड ग्रेड का या 4th ग्रेड या पटवार जो भी है, जो आपकी डिमांड होगी इसी प्रकार से करवाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। एक बार करंट जीके पूरे कर लो, लगभग 6-7 दिनों का काम है, 6-7 दिनों में पूरे 6-7 महीनों का ही काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब आगे पॉइंट देखो क्या कह रहा है। कंवरलाल चौहान, ये ध्यान रखना भी, कंवरलाल चौहान के बारे में अगर बात आ जाए, कंवरलाल चौहान बीकानेर के निवासी है भाई, ठीक है। मूंछों के कारण चर्चित में है, मूंछों के कारण चर्चित में है ये कंवरलाल चौहान, बीकानेर के निवासी है। 7 फुट लंबी मूंछ है इनकी, ठीक है ना। मूंछों के कारण चर्चित में रहे हैं अभी कंवरलाल चौहान। ये ध्यान रखना, कंवरलाल चौहान कई बार नाम आ जाता है कि किस कारण से चर्चित में रहे हैं,
मूंछों के कारण, ठीक है ना, बीकानेर के निवासी है ये। आगे है उल्लास योजना, आपको पता ही है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम था। ये एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है जो जयपुर में शुरू हुआ था 21 जनवरी 2025 को, ठीक है ना। यह जो उल्लास है वो समय सेवी शिक्षण पर आधारित था। किस पे आधारित था? समय सेवी शिक्षण पर आधारित था। इस उल्लास के अंदर उल्लास अभियान जो योजना थी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसके अंदर एनसीसी या एनएसएस के विद्यार्थी या बीएड के इंटर्नशिप छात्र या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समय सेवक बिना किसी मानदेय के, ये याद रख लेना भाई, उल्लास जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उसके अंदर ये इतने छात्रों ने भाग लिया है, वो बिना किसी मानदेय के यानी कि बिना किसी पैसे तनख्वाह के 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरक्षरों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 15 वर्ष से अधिक जितने भी आयु के निरक्षर हैं ना, जो अनपढ़ है, उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बिना पैसे के। ये ध्यान रखना, उल्लास योजना के अंदर ये है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्वामित्व योजना। ये योजना भी ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई है ये स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का आपके पता ही है कि सभी को पट्टे मुहैया करवा रही है सरकार, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है स्वामित्व योजना का? ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने के से स्पष्ट भूमि प्रदान करना, ठीक है ना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी भूमि है उनका डिजिटलीकरण कर रहे हैं और पट्टे दे रहे हैं उनको स्वामित्व योजना के अंदर। ये योजना कब शुरू हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नीरज चौधरी, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा नहीं है, ये नीरज चौधरी है। इसे निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया। अभी राजस्थान का स्टेट आइकन किसे घोषित किया गया है? नीरज चौधरी को, ये ध्यान रख लेना। आगे है हर्ष चौधरी, दोनों चौधरी है। नीरज चौधरी वो तो है राजस्थान का स्टेट आइकन, निर्वाचन विभाग ने घोषित किया इसे। और हर्ष चौधरी क्या है? इन्होंने 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है अभी, ये ध्यान रख लेना। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। कौन से भार वर्ग में? 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है ना। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो थी वो बरेली उत्तर प्रदेश में हुई थी भी। और कब हुई थी? 6 से 13 जनवरी 2025 को हुई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लाडेसर अभियान योजना। लाडेसर अभियान था एक, ये शुरू कब किया गया था? 13 जनवरी 2025 को। लाडेसर अभियान बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, ठीक है ना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। लाडेसर अभियान 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, ठीक है ना। लाडेसर अभियान के अंदर क्या है? कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए लाडेसर अभियान शुरू किया गया था। किसके लिए? कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? लाडेसर अभियान कब शुरू किया गया था? 13 जनवरी 2025 को। और कहां से शुरू किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयपुर जिले से शुरू किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज हमें पता चल जाना चाहिए कि आप हमारी वीडियो को कितना लाइक करते हो, फिर ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इतनी मेहनत की है तो आपका एक लाइक तो बनता ही है ना, शेयर करना। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सक्षम जयपुर अभियान। देखो सक्षम जयपुर अभियान 25 नवंबर 2024 से शुरू हुआ है ये। इसमें बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के बारे में बात की गई है अभी, ठीक है ना। सक्षम जयपुर अभियान, इसके अंदर किसकी बात की गई है? बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की। ये कब शुरू हुआ था? 25 नवंबर 2024 को। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही चर्चित रहा था ये प्रश्न। ये सुशीला मीणा आपको पता ही है, बहुत ही चर्चित रही थी। एक 13 वर्ष की बालिका है, ठीक है ना। और कौन से गांव? दरियावाद तहसील प्रतापगढ़ जिले की है सुशीला मीणा, 13 वर्ष की है। आपको पता ही है, बहुत चर्चा में रही थी ये लड़की। 6 जनवरी 2025 को राजस्थान क्रिकेट संघ ने इन्हें गोद ले लिया भाई, क्योंकि इनकी बॉलिंग को देखते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ ने गोद ले लिया। इनकी बॉलिंग का जो एक्शन था वो भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के समान ही था। जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेटर जहीर खान बॉल करते हैं उसी एक्शन में सुशीला मीणा बॉलिंग करती है अभी। इसलिए 6 जनवरी 2025 को भारतीय राजस्थान क्रिकेट संघ ने इन्हें गोद ले लिया है, ठीक है ना।
और सचिन तेंदुलकर ने भी इन्हें पोस्ट कर कर बहुत ही बधाई दी है इन्हें, सुशीला मीणा को। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिवांश सिंह इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से। अभी पहली बात तो ये याद रखा करो कि कोई भी खिलाड़ी आता है उसका गेम आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे का गेम कौन सा था, किस गेम से संबंधित है ये। दिवांश सिंह कौन से खेल से संबंधित था, तीरंदाजी से, ठीक है ना। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाई, ठीक है ना। और ये कहाँ हुई थी, 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर में हुई थी, ठीक है ना। और दिवांश सिंह ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। और इन्होंने महाराष्ट्र के मानव यादव को हराया था भी, तीरंदाजी के अंदर किसे हराया था ये भी पूछ लेता है कई बार, महाराष्ट्र का था मानव यादव, उसे हराकर दिवांश सिंह ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, आप सभी को पता है कि जनवरी में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 कहां पर मनाया जाता है, बीकानेर में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो बीकानेर में मनाया जाता है अभी। और कब मनाया जाता है, 10 से 12 जनवरी को मनाया गया था, अभी वर्तमान में 2025 को, ठीक है ना। और इसके अंदर मुख्य बातें क्या थी, पवन व्यास थे, इन्होंने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है भाई, ये ध्यान रखना। पवन व्यास ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के अंदर जो बीकानेर में हुआ था, उस ऊंट महोत्सव में पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। इन्होंने ये पगड़ी जो 2025 फीट लंबी थी वो 20 मिनट 32 सेकंड में बांध दी थी पगड़ी, ठीक है ना। 2025 फीट लंबी पगड़ी इन्होंने कितने मिनट में बांधी, 20 मिनट 32 सेकंड में, ये ध्यान रखना भी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाया इन्होंने पवन व्यास ने। आगे पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भीमथड़ी, ये देखो भीमथड़ी कई बार पूछ लेता कि भीमथड़ी क्या है। भीमथड़ी एक घोड़े की नस्ल है, ठीक है ना। ये घोड़ा जो छत्रपति शिवाजी की सेना में शामिल था, अभी इसकी वर्तमान में खोज की गई है। भीमथड़ी क्या है आपने इतना याद रखना है, घोड़े की नस्ल है। यह घोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल था भी, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में डकनी, इस घोड़े का ही नाम है भीमथड़ी का भी, डकनी। अर्थात भीमथड़ी घोड़े की संख्या कितनी हो चुकी है, 100 दर्ज की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में, ठीक है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपको पता ही है बीकानेर में, बीकानेर ने पूरा शोध किया है इसके ऊपर और फिर इसे भीमथड़ी घोड़े की नस्ल घोषित कर दी गई है, जो यह घोड़ा छत्रपति शिवाजी की सेना में शामिल था पहले, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वीरता पुरस्कार। देखो वीरता पुरस्कार किसे दिया गया था, भागीरथ सिंह राठौड़ को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के है, चलकोई बाणी रतान, यानी ये गांव का नाम है चलकोई बाणी रतान, चूरू जिले में है ये। भागीरथ सिंह राठौड़ कहाँ के हैं, चूरू के हैं। किस लिए दिया गया था वीरता पुरस्कार, जम्मू क्षेत्र में हुई गोलाबारी का सामना किया था उन्होंने डटकर भाई, ठीक है ना, मुकाबला किया था, उसी के लिए इन्हें भागीरथ सिंह राठौड़ को जो चूरू जिले के हैं वीरता पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इतने ही प्रश्न हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि हम आगे नेक्स्ट मार्च महीने का भी करंट जीके कल तक आपके सामने ले आएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें इस वीडियो को ताकि सभी को फायदा हो सके। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी अगर मेरी बात सुन रहे हो, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जितने भी हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लें। आपको क्रोनोलॉजी लाने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें से क्रोनोलॉजी सारे का सारा मैंने पकड़ लिया है। जो क्रोनोलॉजी के अंदर टॉपिक थे वो लगभग मैंने शॉर्ट नोट्स लगभग 3-4 पेज में ही बना दिया है। आप इसी करंट जीके को पढ़ें और आपको सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड में राजस्थान करंट जीके ही आना है और कोई करंट जीके नहीं आएगा। और बाकी भी प्रतियोगी ध्यान रखें, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।